आएंगे एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरने का संकल्प लिया है, तो आवश्यक है कि सुरक्षा बल सुनिश्चित करे कि राष्ट्र की सुरक्षा और संरक्षा किसी भी तरह से प्रभावित ना हो, ताकि उसकी प्रगति निरंतर जारी रहे। बदलते हालात और परिवर्तन को राह में रखते हुए सुरक्षा बलों को और अधिक अजाइल, एडेप्टिव, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड, फ्यूचर रेडी फोर्स और आत्मनिर्भर बनकर भविष्य की सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना करने में और प्रबल, सक्षम और तत्पर होना होगा। पिछले कुछ दशकों से युद्ध के चरित्र और प्रकृति में गहरा परिवर्तन आया है। The character of war has undergone a profound change. टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज के आने से इसके आचरण को नया रूप और आकार मिला है। पारंपरिक युद्ध या डायरेक्ट वॉरफेयर को नॉन कॉन्टैक्ट और हाइब्रिड वॉरफेयर जैसे नए रूपों द्वारा प्रस्थापित किया जा रहा है। साइबर स्पेस डोमेन्स और इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस की प्रमुखता और महत्व भी बढ़ा है। हालांकि देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और संप्रभुता सुरक्षित रखना सुरक्षा बलों का प्राथमिक मैंडेट है, लेकिन भारत की विकास यात्रा में योगदान के लिए अन्य क्षेत्रों में अधिक सार्थिक सहयोग और भागीदारी करने के तरीकों पर विचार और उनका निरंतर मूल्यांकन उतना ही आवश्यक है। आत्मनिर्भरता को एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी के रूप में हाल ही की घटनाओं द्वारा रेखांकित किया गया, जब महत्वपूर्ण घटकों के लिए फॉरेन डिपेंडेंस, सप्लाई चेन डिसरप्शंस और वेपनाइजेशन ऑफ डिनायल रेजिम्स का प्रभाव सामने आया। हमारी सुरक्षा और रक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भर होना एक अपरिहार्य आवश्यकता के रूप में उभरा है। एक एफिशिएंट और प्रोडक्टिव डिफेंस इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की बुनियादी आवश्यकताएं जैसे रिसोर्स अलोकेशन, सरकार की सक्षम नीतियां, मार्केट डिमांड, कंपटीशन और इंडस्ट्रीज के लिए समान अवसर हमारे देश में उपलब्ध है। परिणाम स्वरूप एक इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम ने आकार लिया है और रक्षा उद्योगों द्वारा इसके अच्छे परिणाम भी देखे गए हैं। एकेडमिया, रिसर्च और डेवलपमेंट पर प्रतिष्ठानों, उद्योग और रक्षा बलों के बीच समन्वय और तालमेल इस इकोसिस्टम के लिए अत्यावश्यक है। इस इंटीग्रेटेड नेटवर्क के माध्यम से हम क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और की डिफेंस सिस्टम्स के उत्पादन में कोर कॉम्पिटेंसीज को विकसित कर पाएंगे। इससे न केवल हमारी रक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद होगी, बल्कि मिलिट्री हार्डवेयर के निर्यात में भी सहायता मिलेगी। आत्मनिर्भर बनने के इस प्रयास को सरकार की एनेबलिंग पॉलिसीज और पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शंस के कारण अच्छा बढ़ावा और प्रोत्साहन मिला है। उत्तर प्रदेश हमारे रक्षा उत्पादन में हमेशा अग्रणी रहा है। हमारी कुल ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में से 1/4 उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना एक दूरदर्शी और प्रगतिशील कदम था, जिसका उद्देश्य रक्षा उद्योगों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस, प्लग एंड प्ले सपोर्ट और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। जबकि हाल ही में यूपी में स्थापित प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्रीज, स्मॉल आर्म्स,
एम्युनिशन, सुपरसोनिक मिसाइल्स, नाइट विजन डिवाइसेस और बैलिस्टिक शील्ड्स का निर्माण कर रहे हैं, ड्रोन्स और सैटेलाइट संबंधी उपकरण और आर्टिलरी शेल्स के निर्माण के लिए एक निवेश की नई दिशा में कार्य जारी है। यूपी सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए विभिन्न कंपनियों के साथ 154 एमओयूज पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य के कई डिफेंस स्टार्टअप्स सक्रिय रूप से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ इनोवेशन प्रोजेक्ट्स में सहभागी हुए हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की दिशा में होते कार्य को दर्शाता है। आईआईटी कानपुर में प्रस्तापित डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए रक्षा क्षेत्र में स्टेक होल्डर्स के बीच कोलैबोरेटिव आर&डी प्रयासों का अच्छा उदाहरण है। इंडिजिनाइज टू मॉडर्नाइज भविष्य में हमारा मूल मंत्र बनना चाहिए। मेरी समझ में सुरक्षा बलों को एक बायर सेलर रिलेशनशिप से हटकर उद्योगों के साथ पार्टनरशिप की ओर बढ़ने में सभी स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर जरूरी है। स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण की दिशा में कार्य पूरे जोरों से जारी है, जहां सभी स्टेक होल्डर्स, जो चाहे सुरक्षा बल हो, इंडस्ट्री हो, स्टार्टअप्स हो, आर&डी इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिया और पॉलिसी मेकर्स या सरकार हो, सभी की भूमिका अहम होगी और उन्हें अच्छी तरह निभाना पड़ेगा। राष्ट्र निर्माण में सशस्त्र बलों की हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आखिर राष्ट्र निर्माण क्या है? क्या यह सिर्फ आर्थिक विकास, औद्योगिकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के प्रोग्रेस के बारे में है? क्या यह सामाजिक समानता, सद्भाव या फिर नेशनल आइडेंटिटी को आकार देने और कोर वैल्यूज के आधार पर एक मजबूत नींव स्थापित करने के बारे में है, जिसके फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय जगत में हम अपना सही स्थान ग्रहण करने के लिए एक मजबूत और वाइब्रेंट राष्ट्र के रूप में उभर सके? मैं मानता हूं राष्ट्र निर्माण उपरोक्त सभी है। अक्सर पूछा जाता है कि सेना को एक इंस्टीट्यूशन के रूप में आप कैसे परिभाषित करेंगे? I feel it is a microcosm of values that citizens look up to. सेना विविधता में एकता का सच्चा प्रतिबिंब और राष्ट्रीय अखंडता के लिए रोल मॉडल है। सेना का कल्चर और इथॉस उसके सबसे बड़ी ताकत और पहचान है, जो सैनिकों के व्यवहार को भी गाइड करती है। सेना के कोर वैल्यूज नाम, नमक और निशान के एडिफिस पर खड़े हैं। नाम एक यूनिट या रेजिमेंट की सामूहिक पहचान, प्रतिष्ठा और सम्मान है। नमक देश और संगठन के प्रति वफादारी और ऋणग्रस्तता का रूपक है, और निशान उस पताका या ध्वज के प्रति सम्मान का प्रतीक है और जो गर्व और प्रेरणा देता है। This or the essence of this is what the profession of soldiering sets apart from other disciplines. सर्विस बिफोर सेल्फ और तिरंगे के सम्मान और गौरव को बनाए रखने के लिए गहरी और अटूट प्रतिबद्धता, जीवन की कठिनाइयों को सहन करने और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने का भाव एक जवान को प्रेरित करता है। The safety, honor and welfare of your country come first, always and every time, is at the heart of a soldier's commitment.
एक सैनिक को 7 वैल्यूज परिभाषित करते हैं: लॉयल्टी, ड्यूटी, रिस्पेक्ट, सेल्फलेस सर्विस, ऑनर, इंटीग्रिटी और पर्सनल करेज। वॉरियर इथोस, जिसे हर सैनिक मानता है, के 4 घटक है। पहला, ऑलवेज प्लेस मिशन फर्स्ट, यानी दिए हुए कार्य को हर कीमत पर पूरा किया जाना चाहिए, भले ही उसके लिए जीवन का बलिदान क्यों न देना पड़े। नेवर एक्सेप्ट डिफीट। Never accept defeat, because there are no runners up in war, and in war failure is not acceptable. Never quit, or lastly, never leave a fallen comrade. Soldiers share a strong bond forged in crucible of shared challenges, sacrifices and victories. सेना एक विशाल परिवार है, जहां आजीवन रिश्ते, जो वर्दी में सेवा के बाद भी उतने ही महत्वपूर्ण और प्रभावी होते हैं, बनाए और नर्चर किए जाते हैं। यहाँ बैठे युवाओं के लिए मेरा संदेश होगा कि आप अपने कार्य क्षेत्र में लीडरशिप रोल निभाने के लिए अपने आप को तैयार करें। इस दिशा में 4 C's, कैरेक्टर, कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट और कंडक्ट पर खास ध्यान दें। हर युवा में अपने आप को और लोगों के जीवन बदलने की क्षमता है। कोई भी राष्ट्र युवाओं के दृढ़ता, आस्था और मेहनत तथा बलिदान के बिना प्रगति नहीं कर सकता। यू आर द टॉर्च बेयरर्स ऑफ आवर नेशन। आज कई तरह के अवसर आप जैसे उज्जवल, प्रेरित और सेल्फ ड्रिवन युवाओं के लिए प्राप्त है। इसलिए बड़े सपने देखें और नए अवसरों की तलाश करें। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए अपने सपनों को साकार करें, अच्छे नागरिक बने और विकसित भारत की संकल्पना में योगदान दें। अपने पैन इंडिया फुटप्रिंट के कारण भारतीय सेना पूरे देश में राष्ट्रीय प्रयासों को आगे बढ़ाने, समर्थन देने और सुविधा प्रदान करने के लिए अच्छी स्थिति में है। सेना की ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा करने के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ने देश के दूर दराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों तक पहुंच और कनेक्टिविटी सुनिश्चित की है। पीएम गतिशक्ति पोर्टल और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के प्रतिपादन के साथ अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट को सेना ने नेशनल लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट के साथ अलाइन भी किया है। प्राकृतिक आपदाओं और मैन मेड डिजास्टर्स के समय फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की भूमिका और अन्य एड टू सिविल अथॉरिटीज परिस्थितियों में सशस्त्र बलों का योगदान अहम रहा है। लोकल कम्युनिटीज को जोड़ना और उनको एम्पावरमेंट सेना का निरंतर प्रयास रहा है। दिस इज फैसिलिटेटेड बाय आर्मीज इंट्रिंसिक कैरेक्टर। राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने, स्किल एनहांसमेंट कार्यक्रमों का संचालन करने, हेल्थ केयर और आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने और कम्युनिटी स्पेसिफिक नीड्स को पूरा करने के लिए सेना हमेशा कार्यरत रहती है। डिफेंस डिप्लोमेसी के माध्यम से हमारी वैश्विक पहुंच को बढ़ाने में, मित्र देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने, सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम, संयुक्त सैन्य अभ्यास, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस में भागीदारी, योग के माध्यम से सॉफ्ट पावर आउटरीच और स्वदेशी रक्षा सामग्री का निर्यात को बढ़ावा देने में सेना के प्रयास केंद्रित है।